बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। दिस इज़ कैसर बारी। दोस्तों, कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। आज 3-4 जो है यूके इमिग्रेशन और यूके के हवाले से जो है अपडेट्स हैं जी, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो पहली अपडेट जो है वो ये है कि जी के यूके पोर्ट्स जो हैं गिवन 10.5 मिलियंस टू फॉर EU बायोमेट्रिक चेक्स जो हैं। सो अभी जैसे 31 दिसंबर 2024 के बाद जो है बायोमेट्रिक जो कार्ड हैं या BRC हैं या आपके BRP हैं, दोनों का डिफरेंस एक तो मैं बताता जाऊं आपको। BRC होते हैं जिसको बायोमेट्रिक रेजिडेंस कार्ड कहा जाता है। ये चाहे वो प्री सेटलमेंट हो या सेटल स्टेटस वाले जो यूरोपियन को मिलता है, दैट्स कॉल्ड अ BRC। और जो नॉन यूरोपियन को मिलते हैं, दैट्स कॉल्ड अ BRP, जिसको बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट कहा जाता है, जिसको अभी इन्होंने कन्वर्ट करके ई वीज़ा में जो है वो स्विच कर दिया गया है कि जी के 31 दिसंबर से पहले पहले आप अपना ई वीज़ा जो है वो हासिल कर सकते हैं। अगर तो जिन लोगों को ईमेल्स आ चुकी हैं वो उसी लिंक के ऊपर जाइए और अपना ई वीज़ा जो है वो उसको क्रिएट कर सकते हैं। या आपके पास ईमेल्स आती हैं या आपका जो लॉयर होता है उनके पास आई होती हैं। अगर आपको अभी तक ईमेल्स नहीं आई तो ऑब्वियसली अभी टाइम उसमें है, हो सकता है लेटर ऑन आ जाए। अदरवाइज जो है आप खुद से भी अपना अकाउंट क्रिएट करके अपना ई वीज़ा जो है वो ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आप किसी भी वकील से रब्ता करना चाहें, हमसे रब्ता करना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम। लेकिन ਅਸੀਂ फीस ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਲਾ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਲਾ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੰਮ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ नहीं वाड़ते अगर ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਾ पानी ना दो। सो एनीवेज एक तो ये है कि जो 10.5 मिलियन जो है जी, ये एक काफ़ी बिग अमाउंट है जो EU बायोमेट्रिक जो चेक्स हैं उसके हवाले से गवर्नमेंट ने जो अभी इसमें स्पेंड की है। सो उसमें ये आ रहा है जी पोर्ट ऑफ, ये जो डावर का पोर्ट है वहाँ पे, फिर ये जो चैनल ट्यूनल जितने भी ये चैनल्स बने हुए हैं, स्पेशली ये लंदन पे जो आप देखते हैं सेंट पैंक्रेस इंटरनेशनल, जहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेन्स वगैरह आती हैं, यूरोप की तरफ से आती हैं। सो उसको विल इंक्रीज जो है फैसिलिटी टू अवॉइड टेल बैक्स, जिसको कहेंगे कि ताकि एक्स्ट्रा जो चेक पोर्ट्स हैं वो लगाई गई हैं ताकि आप अपना ई वीज़ा, पासपोर्ट या जिसको भी आपने स्कैन करना है वो करके आ सके। चूँकि लंबी कतारें लगेंगी या कोई इस तरह से लॉन्ग क्यू जो है वो उसमें लोगों को दिक्कत ना हो। ये एक अपडेट्स हैं। और स्पेशली ये जो जाली वीज़ों पे लोग आते हैं या इस तरह की चीज़ों पे हैं, उनका भी प्रॉपर जो है वो एक्सरे होगा और वहीं पे उनको स्टॉप किया जाएगा। जैसे आप इसको सिंपल अल्फाज में मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जैसे आप किसी स्टोर में जाते हैं शॉपिंग करने, सेल्सबरी या किसी भी जगह पे आप जाते हैं और वहाँ पे आप जिस वक्त कोई ड्रिंक बाय करते हैं तो उस वक्त वो उसके ऊपर उन्होंने वो सिक्योरिटी कोड लगाए होते हैं या बाकी किसी और एक्सपेंसिव चीज़ों के ऊपर लगाए होते हैं जिनको ही चुक के ले जाकर चोरी नहीं कर सकते। सो उसके लिए आपको उनको कॉल करनी पड़ती है और वो फिर आके उसका जो लॉक वो क्या लगा होता है ऊपर वो खोल देते हैं। इसी तरह जिस कार्ड को वो प्रॉपर स्कैन नहीं होगा, जहाँ पे उनके कोई इश्यूज आएंगे, उसको ऑब्वियसली वहाँ पे सिस्टम जो है वो अलर्ट करेगा और जो उनके सिक्योरिटी ऑफिसर्स होते हैं जिसको यूके बॉर्डर एजेंसी की तरफ से तैनात जो हैं, वो फिर वहाँ पे उनका जो पूरा उनका रिकॉर्ड चेक करेंगे या बाकी चीज़ें जो है वो चेक करेंगे जी। सो इसको एक पॉजिटिव साइन भी कह सकते हैं और पॉजिटिव साइन ही कहें तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, सेकंड ये है जी कि होम सेक्रेटरी साहिबा जो हैं उनकी तरफ से अनाउंस किया गया है कि न्यू मैयर्स जो हैं बूस्ट ब्रिटेन्स बॉर्डर सिक्योरिटी जो है। उन्होंने कहा जी कि यूके की जो बॉर्डर सिक्योरिटीज़ हैं उसको ना सिर्फ पोर्ट के थ्रू जो आप बाय एयर आते हैं, बाय सी आते हैं या रोड के थ्रू आप आते हैं, जहाँ जहाँ से भी आप आते हैं वहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम जो है उसको ज़्यादा अब उसकी चेकिंग होगी। बहुत से लोग जो हैं यूके साइड से बाज़ का आयरलैंड की तरफ जो है आपको मालूम ही है जिस तरीके से लोग जाते हैं। मैं ज़्यादा यहाँ पे कमेंट्स नहीं करना चाहता। वहाँ पे जो है अब वो भी सिक्योरिटी चेक होगा कि बहुत से लोग जिस वक्त कोई फेल्ड असाइलम सीकर्स होते हैं या वैसे ही जो है वो बॉर्डर क्रॉस करके, चूँकि आयरलैंड का जो पार्ट है जो यूरोप से कनेक्टेड है, यहाँ से वहाँ चले जाते थे और वहाँ से आगे जो था उसको अभी जो है वो ये लेटेस्ट जो है अनाउंसमेंट है जी 24 अगस्त की कि हम उन तमाम बॉर्डर्स को जो है वहाँ पे उसको सख्ती से वहाँ पे चेकिंग होगी। और
मिस कूपर जो हैं इन्होंने फर्दर और भी उसमें डिटेल्स दी हैं, प्लस उन्होंने कहा है कि हमने 100 मोर जो इमीडिएट रिक्रूटमेंट इन्होंने की है जो स्पेशलाइज्ड हैं जी इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स एट अ नेशनल क्राइम एजेंसी से जो है एनसीए टू टारगेट और डिसमेंटल एंड डिसरप्ट ऑर्गेनाइज्ड इमिग्रेशन क्राइम्स नेटवर्क जो है ये जो एजेंट्स लोग हैं जो अपनी गाड़ियों में बिठा के उनको लोगों को जो इलीगल या जिन जो ओवर स्टेयर या इस तरह की जो सिचुएशन पे लोग होते थे उनको अपनी गाड़ी में छुपा के जिस तरीके से भी था मुख्तलिफ डावर के थ्रू या लिवरपूल या मुख्तलिफ जोन के थ्रू जो था वो लेके जाते थे। तो अब ये है कि वो बाकायदा जो है वो उनका वीज़ा या कोई और चीज़ें नहीं होंगी, तो जो उनको इस तरीके में इन्वॉल्व हैं या जो उनको असिस्ट कर रहे हैं उनको भी जो है वो कह रहे हैं जी कि उनके खिलाफ भी सीरियस किस्म की जो है वो एक्टिविटीज़ होंगी। और इसमें इसकी इसकी थोड़ी और डिटेल्स भी है लेकिन बात लंबी हो जाएगी। बादल मेन ये है कि बॉर्डर कंट्रोलिंग जो सिस्टम है वो अब बढ़ेगा। एक आध मैं और अपडेट देने से पहले जो है एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जो मैं अचानक मेरे जहन में आई है। वो ये है कि बहुत से लोग जो हैं इस वक्त जो अपनी एप्लीकेशन जो है जो आर्टिकल 8 की एप्लीकेशंस हैं या ह्यूमन राइट्स की जो एप्लीकेशंस हैं उसको फाइल कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर मैं ये देख रहा हूँ प्रैक्टिकली तौर पे कि उनके फैसले जो हैं बहुत क्विक फैसले आ रहे हैं, बहुत जल्दी से फैसले आ रहे हैं। चाहे वो असाइलम वालों की अगर हम बात करें तो उसमें भी ऐसा ही हो रहा है जी कि मैं नई एप्लीकेशंस की बात कर रहा हूँ। जो तो पुराने लोग लकीली कह लीजिए या जो भी है उनकी एप्लीकेशन होल्ड पे हैं, पेंडिंग है, क्यू में लगी हैं, उनका तो जैसे तैसे है वो चल ही रहा है। लेकिन जो नई एप्लीकेशन जा रही है, आज अगर कोई असाइलम क्लेम करता है 10 डेज के बाद जो है उनको इंटरव्यू के लिए बुलवा लेते हैं और उसके बाद बड़ा क्विकली जो है फैसले किए जा रहे हैं। और बहुत से केसेस में मैं ये देख रहा हूँ कि जी के वहाँ पे आपकी जब रिफ्यूज़ल आती है तो वहाँ पे राइट ऑफ अपील जो है वो नहीं दिया जा रहा है और इमीडिएट बेसिस के ऊपर ही जो है वो इमिग्रेशन बेल के ऊपर जो है वो डाला जा रहा है। सो जो दैट्स मीन के अगर कोई शख्स जो है वो इमिग्रेशन बेल के ऊपर आ गया, अब वहाँ पे सिचुएशन ऐसी होगी कि वो किसी भी वीज़ा में उनकी स्विचिंग जो है वो नहीं हो पाएगी। सो इसलिए ये जो इस तरह की टेक्निकल एप्लीकेशंस हैं, चाहे जो भी आपके इश्यूज हैं, एक तो मैं अगेन बताऊं, मैं यहाँ पे लीगल एडवाइस आपको नहीं दे रहा हूँ। लीगल एडवाइस के लिए इज ऑलवेज एडवाइजेबल मेरे पास आना चाहें यू आर मोस्ट वेलकम, वरना किसी भी वकील के पास आप जाइए, लेकिन प्रॉपर अथेंटिक आप अपनी जो है क्वालिफाइड वकीलों के थ्रू अपनी एप्लीकेशन करवाया करें। चूँकि अक्सर लोग जो हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो फाइलों का पलंदा चुके आ जाते हैं और वो जिस वक्त उनकी फाइल देखी जाती है तो वहाँ पे पता चलता है कि जी के अपना रहंदे लखनऊ च ने ते अगों केस अपना उन्होंने ढाके का पाया होंगे। सो उसमें ना केस में कोई सर होता है उनका, ना कोई पैर जिन्हों कही ना हेड एंड ना टेल। सो उसमें जिस वक्त आपके केस की ना कोई हेड है ना टेल है, ना आपके पास एविडेंस है, ना आपके पास कोई उससे रिलेटेड कोई चीज़ है, आप बताते कुछ हैं प्रैक्टिकली कुछ और है। सो दैट्स बिकम अंडर कि आपका केस जो है वो उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोवाइडिंग नॉट अ क्रेडिबिलिटी, आपका क्रेडिबल अगर केस नहीं है तो जब ऐसी सिचुएशन में आपकी रिफ्यूजल आएगी तो आपको राइट ऑफ अपील जो है वो नहीं मिलेगा। जब आपको राइट ऑफ अपील नहीं मिलेगा सो दैट्स मीन ना आपको एडमिन रिव्यू का राइट मिला, ना आपको राइट ऑफ अपील मिला, ऊपर से उन्होंने वो एप्लीकेशन रिफ्यूजल आ गई, सेकंड उन्होंने इमिग्रेशन बेल पे डाल दिया। सो तुम समझो कि ਤੁਹਾਡੇ उन्होंने हथ पैर बन के ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ पानी ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਤਾ है कि जी के हुण ਤੁਸੀਂ कर लो जो करना है। सो तुसी की करना है, फिर तो जो करना है वो पानी के अंदर जो मगरमच्छ है उन्होंने ही करना है। और वो मगरमच्छ कौन है, मैं यहाँ पे अगर नाम लूँगा तो कोई मैनू मगरमच्छ कोई मैनू ही ना पै जाए। सो इसलिए मैं तो भाई बड़ा डरपोक सा बंदा हूँ। सो इसलिए डरते डरते ही आपको भी ये मैं कह रहा हूँ कि डर के रहिए, क्योंकि वो ये जो लोग कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है, इससे बड़ी बेवकूफ़ी और कोई नहीं होती। डर के रहिए और सिस्टम के अंदर रहिए, अपने आप को इलीगल मत कीजिए, अपने आप को ओवरस्टेयर मत कीजिए। अगर कोई शख्स जो है उसकी एप्लीकेशन या उससे रिलेटेड उसके साथ जो भी इश्यूज हैं, टेक अ प्रॉपर लीगल एडवाइस एंड डू अ राइट थिंग जो आपको एक्चुअल आपको करनी चाहिए। और अब उसकी NHS की अगर हम बात करें, सो ड्रॉप इन पीपल कमिंग टू UK टू वर्क इन NHS एंड सोशल केयर जो है ऑब्वियसली जैसे
केयर होम के वीज़ास के ऊपर जो है, जैसे डिपेंडेंट्स को आपको मालूम है कि जी के पाबंदी लग चुकी है। सो यू कैन नॉट ब्रिंग योर डिपेंडेंट्स एनी मोर, यू कैन नॉट ब्रिंग योर वाइफ, यू कैन नॉट ब्रिंग योर चिल्ड्रन या हस्बैंड जो है उनको नहीं ला सकते। सो उसकी वजह से जो है बहुत से लोग जो हैं वो अब अपनी केयर होम के वीज़ास के ऊपर जो है जब अपनी फैमिलीज़ को नहीं ला सकते तो उनको उनकी जो शॉर्टेज है वो फील्ड में बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से जो बैकलॉग है एनएचएस की वो क्रिटिसिज्म में भी है कि जी कि इस तरीके से तो बैकलॉग जो है वो बढ़ेगी। सो और एक और जो मैं एक अपडेट थी वो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ, जो कि आज की इस वीडियो की लास्ट है, और बल्कि इसी से रिलेटेड आज एक हमारी बहन की कॉल भी आई थी और उनकी अपॉइंटमेंट थी और वो भी डिस्कस कर रही थी। भारत प्राइवेसी होती है, मैं ऑब्वियसली किसी का नाम तो नहीं ले सकता होता ना ही, लेकिन ये है कि इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ों से जो है जो आप लोगों के सवालात होते हैं, जो आप लोगों की क्वेरीज होती हैं, जो आप लोगों ने लीगल एडवाइस ली होती है, या बाज़ का हम वकीलों का जो ग्रुप बना होता है हम वहाँ पे आपस में डिस्कस करते हैं, जो इस तरह की चीज़ों से जो अपडेट्स निकलती हैं, जो आउटकम आती हैं, जो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। चूँकि मैं यहाँ पर आपको अवेयरनेस देने के लिए बैठता हूँ तो मेरा मकसद ये होता है कि आपको कोई ना कोई जो है वो नॉलेज शेयर जो है मैं कर सकूं। सो उसमें यह है कि इमिग्रेशन रिफॉर्म अर्जेंटली नीडेड टू सपोर्ट अ माइग्रेंट नर्सिस एंड प्रिवेंट जो है ये रॉयल कॉलेज ऑफ नर्सिंग ने जो है ये बड़ा पॉजिटिव एक ये चीज़ें जो हैं वो लेके आए हैं। सो आई रियली अप्रिशिएट कि इस तरह के खाली मैं ही अवेयरनेस नहीं दे रहा होता हूँ, बहुत सी और ऑर्गेनाइजेशन के लोग और इस तरीके से बड़ा एक्टिवली काम कर रहे हैं। सो जो कि सोसाइटी में बड़ा बेहतरीन चीज़ होती है। सो न्यू रिपोर्ट कॉल्स फॉर नो रिकोर्स टू पब्लिक फंड्स कंडीशन टू बी एंडेड इमीडिएटली फॉर माइग्रेंट वर्कर्स जो है ये उन्होंने एक प्ली ली है। उन्होंने कहा जी कि नो रिकोर्स टू पब्लिक फंड्स का मतलब ये होता है कि कोई भी शख्स जब किसी ऐसे वीज़ा के ऊपर होता है जहां पे आप बेनिफिट्स को क्लेम नहीं कर सकते हैं, सो उसके हवाले से इन्होंने ये कहा है कि जी कि चूंकि नो रिकोर्स टू पब्लिक फंड्स है, आप बेनिफिट्स को क्लेम नहीं कर सकते हैं, और दूसरी तरफ आपकी सैलरीज जो हैं वो बहुत कम है, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एनएचएस जो है ये कह रहा हूँ, वहाँ पे सैलरियाँ कम हैं, फैमिलीज को आप ला नहीं सकते, बेनिफिट्स आप क्लेम नहीं कर सकते, तो फिर आपके पास जो है आज आगे बचदा की ये बाबा जी दा ठुल्लू। सो इस तरह की जब चीज़ें होंगी तो वो हाथ में क्या आएगा। सो एक तो ये कहा गया है कि सैलरीज जो हैं उनकी कम से कम इंक्रीज करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जी कि अगर आप सैलरीज इंक्रीज करते हैं तो जो वहाँ पे जो जिनके आप कॉस्ट इशू करेंगे बाकी उनके लिए भी दिक्कत ना हो। सो इस तरह का एक बड़ा पॉजिटिव जो है एक वेन्यू जो है वो दिया गया है। और सेकंड इसमें यह है कि जिस वक्त ये जो मिड वाइफरी जो काउंसिल है जिसको एनएमसी कहा जाता है, नर्स ऑन द नर्सिंग एंड मिड वाइफरी काउंसिल जो है रजिस्टर्ड रिसीव इनिशियल ट्रेनिंग आउटसाइड द यूके। चूंकि एनएमसी की तरफ से जो है बहुत से इस तरह के मामला में आउटसाइड दी कंट्री जो है वो भी ट्रेनिंग दी जाती है, और उसके बाद जो इनसाइड आके जो है जब आपको एनएचएस से वो कहते हैं पहले आप रजिस्टर्ड हों, जब आप पहले रजिस्टर्ड होंगे फिर वहाँ से आप ट्रेनिंग लेंगे, जब तक आप ट्रेनिंग लेंगे आपको आपके पास एक सर्टन लेवल का जो ट्रेनिंग नहीं होगी तो हम आपको कॉस्ट इशू नहीं करेंगे। तो जब अगर आपको कॉस्ट इशू नहीं करेंगे तो फिर उनकी जो 6 महीने या साल की या 1.5 साल की अगर कोई ट्रेनिंग लेगा तो फिर उस ट्रेनिंग का क्या फ़ायदा। तो या तो ये है कि अगर आप आउटसाइड दी कंट्री या किसी भी जगह से अगर आपको रेलिवेंट आपकी अगर ट्रेनिंग है तो फिर तो ये है कि अगर चूंकि एनएचएस के पास एक तरफ कहा जाता है कि जी के उनके पास शॉर्टेज है ऑक्यूपेशन में, एक तरफ ये है कि जी वहाँ पे लोग काम नहीं कर रहे हैं, बैकलॉग भी है, दूसरी तरफ आप उनको कॉस्ट भी इशू नहीं कर रहे हैं। सो इस तरह का एक कंट्राडिक्शन है जिसको आई डू होप कि इस तरह की सिचुएशन के बाद जो है इसको वो पॉजिटिव वे की तरफ लेके आएंगे ताकि उसमें लोगों को जॉब्स भी मिल सकें और जो एलिजिबल हैं उनको जॉब्स मिलें, और प्लस ये है कि वो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन जो है उसमें शॉर्टेज को ख़त्म किया जाए। जो इस वक्त लंबी क्यू लगी हुई है एनएचएस में, लोग घंटों जो है वो सर्जरीज में बैठ के वेट करते हैं, कोई ऑपरेशन का वेट कर रहा है, कोई अपना जो कोई बीमारी है उसको तो उसका वो इलाज का वेट कर रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने हाथ दे विच 2 पैरासीटामोल दी गोलियां दे के उन्होंने कहने जा नीवा नीवा होकर निकल जा। अब वो नीवा नीवा होके कहाँ निकलेगा, वो ऊपर कोई निकलेगा और कहाँ उसने निकलना है। सो इसका बेस्ट ऑप्शन इज कि वहाँ पे अगर शॉर्टेज है तो उसको कंप्लीट किया जाए, जिनकी जॉब्स बनती हैं या अगर कॉस्ट उनके पास ऑब्वियसली हैं तो लोगों को दिए जाने चाहिए। आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, टेक केयर, थैंक यू जी, बाय फॉर नाउ।